मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 7 न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेनली जितने भी आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े थे, है ना, उन सब में से जो मेन था उन सभी का मेटाबॉलिज्म हम लोग को पढ़ना है। हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड का मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, और आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म देखो क्या होता है। कहता है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या करता है ये कि या तो ट्रांसफर करता है या फिर स्टोर करता है। किसको? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। कौन? न्यूक्लिक एसिड। कहता है कि दे आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो आपके न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं बार बार उनको क्या करते हैं? हम रिपीट करते हैं, और उनको रिपीट कर करके हम क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। कहता है कि द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए हो गया आपका डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या हो गया? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब कहते हैं डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हाइल आरएनए हेल्प्स इन इट्स एक्सप्रेशन एंड ट्रांसफर। कहता है कि क्या करता है डीएनए? डीएनए जो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करता है, और आरएनए क्या करता है? उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, कहता है डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय जोहान फ्राइडरिक मिश्र। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? जोहान फ्राइडरिक मिश्र। कब किया गया? 1869 में। ठीक है, अब लेटर उसके बाद कहता है कि एवरी मैक्लियोड एंड एमसी कार्टी इन 1944 1944 में प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, देखो डीएनए का जो डिस्कवर किया गया वो किया किन्होंने? जॉन फ्रेडरिक मिशर ने। लेकिन बाद में ये किसने साबित किया? ये साबित किया गया कि डीएनए जो आपका डीएनए होता है एक जेनेटिक मटेरियल है। इस चीज को प्रूव किसने किया था? तो एवरी मैक्लियोड एंड एमसी कार्टी। कब? 1944 में। ठीक है, अब है न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं आपके? न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, कहता है कि ईच न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज सुगर, वन और मोर फॉस्फेट ग्रुप। उसमें नाइट्रोजिनस बेस होगा, पेंटोज सुगर का ग्रुप होगा, और साथ में क्या होगा? एक या एक से ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, अब कहता है कि द सुगर इज डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए एंड राइबोज इन आरएनए। अब देखो सुगर जो है डीऑक्सीराइबोज, डीएनए में जो है सुगर वो डीऑक्सीराइबोज है। ठीक है, और आरएनए में सुगर है आपका राइबोज। ठीक है, यही कहता है कि द सुगर इज डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए एंड राइबोज इन आरएनए। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस आर ऑफ टू टाइप्स। जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, दूसरा पायरिमिडीन होता है। ठीक है, प्यूरिन में आपका एडेनिन और गुआनिन आ जाता है, और पायरिमिडीन में आपका साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, डीएनए कंटेन्स ए, जी, सी एंड टी, वेयर एज आरएनए कंटेन्स ए, जी, सी एंड यू। ठीक है, डीएनए के पास क्या होता है? ए, जी, सी, टी, और आरएनए के पास ए, जी, सी, यू। कहता है कि न्यूक्लियोटाइड्स में एग्जिस्ट एज मोनोफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड आपका मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में हो सकता है, डाइफॉस्फेट के फॉर्म में हो सकता है, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। क्योंकि क्या बोला है कि एक फॉस्फेट ग्रुप उसमें प्रेजेंट रहेगा, और एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2 हो, 3 हो, 4 हो। ठीक है, इसलिए कहता है कि ट्राइफॉस्फेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप अटैच। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितना ग्रुप उसमें फॉस्फेट का अटैच है। ठीक है, अब कहता है कि सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो सिंथेसाइज होगा वो आपका दो पाथवे से होगा। ठीक है, एक तो डिनोवो सिंथेसिस से होगा, दूसरा आपका साल्वे सिंथेसिस से होगा। ठीक है, तो डिनोवो सिंथेसिस में क्या होगा कि इन दिस पाथवे न्यूक्लियोटाइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल प्रीकर्सर मॉलिक्यूल। मतलब मेनली सिंपल कोई भी मॉलिक्यूल्स लेके वो आपका सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, साथ में कहता है कि द नाइट्रोजन बेस इज बिल्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड देन अटैच टू द सुगर फॉस्फेट बैकबोन। कहता है कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो शुरू से ही रहेगा, और शुरू से रहेगा, उसके बाद वो क्या करेगा? जाके सुगर ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा।
वहीं आपका साल्वेज पाथवे में क्या होगा कि इन दिस पाथवे परफॉर्म्ड बेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइट और फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कहता है कि जो इसमें आपको, जैसे वहां पे क्या था, सिंपल मॉलिक्यूल लेके हमने सिंथेसाइज कर लिया, बट इसमें क्या होगा कि जो बेस क्या होगा परफॉर्म करेगा और ऑब्टेन्ड कहाँ से होगा, आपका डाइट से और या फिर न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन से। उसी को हम क्या करते हैं, रिसाइकल्ड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड, उसको रिसाइकल वाले को हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि दिस पाथवे सेव्स एनर्जी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस इन सेल्स। अब देखो इसमें क्या होता है कि रिसाइकल चीजों से हम सिंथेसाइज कर रहे हैं ना, तो एनर्जी क्या होगा, बचेगा। बट डिनोवो सिंथेसिस में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होता है और साल्वेज सिंथेसिस में क्या होता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा बचता है। ठीक है, तो इस और साल्वेज सिंथेसिस जो होता है वो इजी भी होता है और डिनोवो सिंथेसिस बहुत लंबा होता है और लेंदी भी होता है। ठीक है, हार्ड भी होता है। तो इसमें कहता है कि एक आपका रोल आएगा किसका, PRPP का। ठीक है, PRPP का मतलब हुआ 5 फॉस्फो राइबोसाइल 1 फॉस्फोफेट। ठीक है, क्या हो गया इसमें, पायरोफॉस्फेट। ठीक है, क्या पूरा नाम हो जाएगा PRPP का, 5 फॉस्फो राइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट, जिसको हम PRPP कहेंगे। कहता इज एन इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट इन डिनेवो सिंथेसिस एंड साल्वेज सिंथेसिस। मतलब दोनों ही पाथवे, चाहे डिनेवो का पाथवे हो चाहे साल्वेज का पाथवे, दोनों में ही ये जो आपका एंजाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट के तौर पे रहेगा। ठीक है, कहता इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम राइबोज 5 फॉस्फेट बाय द एडिशन ऑफ पायरोफॉस्फेट। ये कैसे बनता है आपका, राइबोज 5 फॉस्फेट को जब हम क्या करते हैं, पायरोफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो दोनों मिलके क्या बनाता है, 5 राइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट। ठीक है, कहता है कि PRPP एक्ट एज एन एक्टिवेटेड राइबोज डोनर। क्या कहता है, कैसे एक्ट करता है, राइबोज को डोनेट करने का काम करता है। ठीक है, एंड प्रोवाइड द सुगर फॉस्फेट फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। और जो भी रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस के लिए उसको क्या करता है, फुलफिल करता है। कहता है कि PRP इज द कॉमन प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ बोथ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। अब देखो सिंथेसिस जो होगा वो प्यूरिन का अलग होगा, प्यूरिन का डिनेवो सिंथेसिस अलग होगा, प्यूरिन का साल्वेज सिंथेसिस अलग होगा, पायरिमिडीन का डिनेवो सिंथेसिस अलग होगा, पायरिमिडीन का साल्वेज अलग होगा। ठीक है, यही कहता है कि दोनों ही जो होते हैं, चाहे वो आपके पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में हो चाहे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में, दोनों में ही ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। अब कहते हैं कि बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के बायोसिंथेसिस। तो दो तरीके से होगा, डिनेवो सिंथेसिस और साल्वेज सिंथेसिस। तो आपका डिनेवो में क्या है कि द प्यूरिन रिंग इज बिल्ट स्टेप बाय स्टेप यूजिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड देन कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड। ये क्या होगा, पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लेके क्या करेगा, अपना एक बिल्डअप करेगा, बिल्डअप करने के बाद उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। बट साल्वेज सिंथेसिस में क्या होगा कि प्यूरिन बेस रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लिक एसिड डिग्रेडेशन। प्यूरिन बेस कब रिलीज होगा, जब न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन होगा। आर रीयूज्ड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। और ऐसे भी ये रिसाइकल प्रोडक्ट को क्या करता है, यूज करता है, रीयूज करता है, मतलब कि जो पहले से यूज कर हो चुका है उसी से बचे हुए को ये यूज करता है। Both pathways maintain an adequate supply of purine nucleotides required for DNA, RNA and other cellular process। कहता है कि दोनों ही पाथवे जो है वो मतलब कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड को जितना भी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड है किसको, डीएनए के लिए या फिर आरएनए के लिए, वो क्या करता है, या फिर और भी जो भी सेलुलर प्रोसेस है उन सभी का रिक्वायरमेंट ये क्या करता है, फुलफिल करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिनेवो प्यूरिन सिंथेसिस। ठीक है, ये पूरा एक ही सिंथेसिस है, इस पे आ नहीं रहा था इसलिए मैंने साइड में रखा है। ठीक है, कहता है डिनेवो सिंथेसिस कैसे शुरू होगा। सबसे पहले स्टेप 1 लिया, स्टेप 1 में हमने क्या लिया, अल्फा डी राइबोज 5 फॉस्फेट। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा ले रहे हैं हम, PRP सिंथेज। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा AMP। ठीक है, अब कहता है कि जब ये करोगे उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 5 फॉस्फो बीटा अल्फा डी राइबोसाइलामाइन। ठीक है, अब ये क्या होगा, फिर से फर्दर कन्वर्ट होगा। ठीक है, कन्वर्ट होगा तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ग्लूटामीन प्लस H2O, ग्लूटामेट प्लस PPI। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमने एंजाइम कौन सा यूज किया है,
फॉस्फोराइबोसाइल ग्लाइसिनामाइड सिंथेज। ठीक है, तो अब जो ये वाला पार्ट था वो फिर से आपका तीसरे स्टेप में कन्वर्ट होके क्या होगा, 5 फॉस्फो बीटा अल्फा डी राइबोसाइलामाइन। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये फिर से कन्वर्ट होगा, आपका इसमें कन्वर्ट होगा तो ग्लाइसिन ग्लाइसिनामाइड, किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लाइसिनामाइड राइबोसाइल एस फॉस्फेट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्माइल ट्रांसफरेज एंजाइम यूज करना पड़ेगा, साथ में ग्लाइसिन प्लस एटीपी जो कि कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी प्लस पीआई। ठीक है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो आपका आता है। अब है इसमें कि आप फिर से होगा किसमें चेंज, फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड, क्या है, ग्लाइसिनामाइड है, आर भी है बीच में। ठीक है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, राइबोसाइल एस फॉस्फेट। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको फिर से कि मतलब ग्लूटामिन को हमने तो साथ में एटीपी लिया और साथ में क्या लिया, H2O लिया, वाटर, दोनों को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूटामिन कन्वर्ट हो गया ग्लूटामिन में, एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में, और H2O कन्वर्ट हो गया आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब इधर हम एंजाइम कौन सा लेंगे, सिंथेज। अब फिर से कन्वर्ट होगा तो ये कन्वर्ट होके आपका 5वें स्टेप में ये बन गया। अब अगर हमको अमीनो इमिडाजोल राइबोसाइल एस फॉस्फेट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट होगा और एंजाइम कौन सा यूज होगा, सिंथेज। अब है 5 अमीनो इनिडाजोल राइबोसाइल एस फॉस्फेट जो है वो फिर से क्या होगा, कन्वर्ट होगा, फिर से आपका पाथवे चलेगा। तो इसमें मतलब कि यहाँ पे आपका एयर वाला पार्ट प्रेजेंट रहेगा, मतलब मेनली इस पार्ट पे यहाँ इस टाइम पे क्या प्रेजेंट रहेगा, इसमें एयर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ से अमीनो इमिडाजोल राइबोसाइल जो है एस फॉस्फेट वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, 5 अमीनो इनिडाजोल कार्बोक्सिलेट नाइबोसाइल 5 फॉस्फेट में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के लिए अब यहाँ पे बोला था एयर मतलब है ना गैस, तो इसमें CO2 प्रेजेंट रहेगा और साथ में क्या रहेगा आपका, कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, तब जाके आपका बनेगा 5 अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट नाइबोसिल 5 फॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ से फिर से 10th स्टेप में बनेगा आपका एस अमीनो इनिडाजोल 4 सक्सिनाइल कार्बोक्सामाइन नाइबोसाइल 5 फॉस्फेट। ठीक है, उसके लिए आपको एस्पार्टेट प्लस एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा यूज होगा, सिंथेज। अब है जो आपका 11th स्टेप है, 11th में है आपका एस अमीनो इनिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड नाइबोसाइल 5 फॉस्फेट। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूमारेट और साथ में एडिनोसक्सिनेट लिएज एंजाइम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा, एडिनोसक्सिनेट लिएज एंजाइम। ठीक है, अब जब यूज करोगे तो वो तो कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, एस अमीनो इनिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइन नाइबोसाइल 5 फॉस्फेट में। अब फिर से कन्वर्ट होगा 12th स्टेप में क्या, किसमें, तो एस फॉर्माइला अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड नाइबोसिल 5 फॉस्फेट। उसके लिए आपका यहाँ पे यूज होगा N10 मिथाइल THF, कन्वर्ट हो जाएगा सीधा किसमें, THF में। अब है एंजाइम कौन सा यूज होगा आपका, फॉर्माइल ट्रांसफरेज। अब यहाँ पे है फिर से जो आपका कौन सा स्टेप होगा, 12th स्टेप का जो प्रोसेस है उसमें आपका क्या होगा कि अब बनेगा यहाँ से इनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ क्या बना आपका, इनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब यहाँ क्या होगा, वाटर का प्रेजेंस, और एंजाइम कौन सा यूज होगा इसके लिए, साइक्लोहाइड्रोलेज, क्योंकि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है इसीलिए हाइड्रोलेज। अब इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो आपका 2 टाइप पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन होगा किसमें, एक हो जाएगा आपका एडिनाइल साइक्सिनेट और एक जो हो जाएगा आपका जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके लिए एस्पार्टेट जीटीपी यूज करना पड़ेगा, जीटीपी कन्वर्ट जो कि कन्वर्ट हो जाएगा जीडीपी प्लस पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। उधर एनएडी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NaDH में।
एंजाइम यूज हो जाएगा आपका IMP डिहाइड्रोजिनेज, IMP डिहाइड्रो क्या है, ग्रेनेज, यही है ना, डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एडिनाइल सक्सिनेट सिंथेज में। अब जाके लास्ट स्टेप जो बनेगा, एडिनाइल सक्सिनेट जो है फिर से कन्वर्ट होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और जेंथोसिन कन्वर्ट हो जाएगा गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। मतलब एक कन्वर्ट हो जाएगा AMP में, एक कन्वर्ट हो जाएगा GMP में। अब है इसके लिए आपको फ्यूमारेट प्लस एडिनाइल सक्सिनेज, और उस तरफ आपका ग्लूटामीन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एंजाइम यूज हो जाएगा आपका गुआनोसिन फॉस्फेट सिंथेज। ठीक है, तो ये पूरा सिंथेसिस था किसका, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरीन। इसी में अब आपका कहता है कि सिंथेसिस ऑफ AMP। आप देखो AMP जो कन्वर्ट हुआ वो IMP किस में कन्वर्ट होगा, AMP में। देखो यहाँ पे क्या था आपका, AMP, कहता है कि सिंथेसिस ऑफ AMP फ्रॉम IMP, मतलब IMP से जो कन्वर्ट होगा आपका क्या होगा, AMP बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या, एडिनोसक्सिनेट जो है ना AMP बना ना, तो यही बोल रहा है कि AMP जो IMP है उससे आपका कन्वर्ट होगा किसमें, AMP में। ठीक है, जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, एडिनोसिन में मोनोफॉस्फेट आपका कन्वर्ट होगा किसमें, सॉरी कहाँ से कन्वर्ट होगा, IMP से। क्या, सिंथेसिस ऑफ AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, कहता सिंथेसिस ऑफ AMP फ्रॉम IMP इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले होगा डोनेशन ऑफ अमीनो ग्रुप, अपना अमीनो ग्रुप क्या करेगा, वो अमीनो ग्रुप डोनेट कर देगा। दूसरा स्टेप है एलिमिनेशन ऑफ फ्यूमारेट ग्रुप, फ्यूमारेट क्या हो जाएगा, ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा। कहता है कि द अमीनो ग्रुप ऑफ एस्पार्टेट लिंक्स the carbon 6 position of IMP in the presence of adenyl or succinate synthetase enzyme. This reaction is coupled with GTP hydrolysis to yield adenylosuccinate. दूसरा स्टेप आपका द फ्यूमारेट ग्रुप ऑफ एडिनाइलोसक्सिनेट इज रिमूव्ड बाय एडिनाइलोसक्सिनेट लाइज एंजाइम टू फॉर्म AMP। IMP से क्या बनेगा, AMP। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, राइबोज 5 फॉस्फेट जो है आपका वो कन्वर्ट होगा किसमें है, बताओ, कहता है कि द अमीनो ग्रुप ऑफ एस्पार्टेट, क्या था, एस्पार्टेट प्लस GTP किसमें कन्वर्ट हो गया, ATP प्लस ऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब कहता है कि लिंक्स टू द कार्बन 6 पोजीशन ऑफ IMP, किसके, IMP के कार्बन नंबर 6 पोजीशन से अटैच होगा। अब कहता है किसके प्रेजेंस में होगा, तो एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, कहता है दिस रिएक्शन इज कपल्ड विद GTP हाइड्रोलाइसिस टू यील्ड एडिनाइलोसक्सिनेट। अब एडिनाइलोसक्सिनेट को यील्ड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको किसके साथ कपल करना पड़ेगा, GTP के साथ। ठीक है, तो जब GTP के साथ इसको करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एडिनाइलोसक्सिनेट। अब जब एडिनाइलोसक्सिनेट कन्वर्ट होगा किसमें, AMP में, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, फ्यूमारेट और एडिनाइलोसक्सिनेट लाइज एंजाइम। तब जाके आपका कन्वर्ट होगा किसमें, AMP। अब AMP से कन्वर्ट होगा किसमें, सॉरी IMP से ही कन्वर्ट होगा किसमें, मतलब जैसे AMP सिंथेसाइज हुआ IMP से, वैसे ही आपका GMP भी सिंथेसाइज होगा किससे, IMP से। कहता है कि कन्वर्जन ऑफ IMP इनटू GMP इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। इसमें होगा डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ IMP, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब वाटर का लॉस होगा। कहता है IMP अंडरगोज डिहाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ IMP डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। जो आपका IMP है वो क्या होगा, जाएगा कौन से प्रोसेस में, डिहाइड्रोजिनेशन में, जिसके लिए एंजाइम यूज होगा यहाँ पे IMP डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे NAD प्लस H2O जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADH प्लस H, तो वाटर आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब कहता है कि NAD प्लस एक्सेप्ट द रिलीज हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट।
अब क्या होगा, जो NADH था इसमें से NAD ने क्या किया, ये जो दोनों हाइड्रोजन को था एक्सेप्ट कर लिया H2O, तो इसीलिए सिर्फ यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रुप आ गया इसके पास। अब क्या होगा, तो ये इसने क्या बनाया आपका ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम XMP बोलते हैं, ठीक है। अब XMP से आपका कन्वर्ट होगा किसमें, GMP में। तो उसके लिए आपको एंजाइम चाहिए होगा GMP सिंथेसिस और ग्लूटामीन प्लस ATP प्लस H2O। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामीन ग्लूटामेट में हो जाएगा, ATP AMP में और H2O आपका PPI। तो अब जाके आपका बनेगा किसका, GMP का सिंथेसिस होगा, ठीक है। वैसे ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देने वो वाला जो प्यूरिन का सिंथेसिस वाला पार्ट है वो पढ़ लेना, ठीक है। साल्वेज सिंथेसिस बहुत कम पूछता है, अगर पूछे तो पता नहीं, इतना इनर जाएगा अंदर तो पूछेगा, बट डिनेवो वाला इजी वाला सवाल ऐसे भी नहीं पूछा जाता, और ऐसे भी इसका जो सिंथेसिस है वो बहुत इजी है, तो इसीलिए देख लेना, पूछ ले, लेकिन बहुत कम पूछता है, किसी क्वेश्चन के बारे में पूछ। The Salvage pathway of purine synthesis is much simpler and different from de novo pathway। ये तो पता है कि ये बहुत सिंपल है और de novo से एकदम बिल्कुल अलग है। कहता है कि the later steps of de novo synthesis involve many reaction and require more energy। de novo synthesis में क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है और बहुत सारा पाथ, उसमें क्या होता है, स्टेप्स होते हैं, लगभग 12-13 स्टेप्स हैं, ठीक है। कहता है कि दिस साल्वेज पाथवे कंजर्व्स एनर्जी बाय रिसाइकलिंग परफॉर्म्ड यूरिन बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड। ये क्या करता है, रिसाइकलिंग चीजों को यूज करके क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, बचा लेता है, कंजर्व कर लेता है। तो कहता है कि साल्वे रिएक्शन जो होता है उसका दो मैकेनिज्म है, दो मैकेनिज्म पे काम करता है। एक है आपका फॉस्फोराइबोसाइलेशन ऑफ प्यूरिन बेस, दूसरा है आपका फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड। तो सबसे पहले आपका कौन सा है, साल्वेज रिएक्शन बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्यूरिन बेस। इसमें क्या होगा कि दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ राइबोज फॉस्फेट मोइटी फ्रॉम PRPP टू प्यूरिन बेस। ये क्या करेगा कि राइबोज फॉस्फेट मोइटी जो है उसको ये किस में कर देगा, प्यूरिन बेस में कन्वर्ट कर देगा। कहते हैं कि प्रोड्यूसिंग द कोरेस्पोंडिंग न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद क्या होगा, किस चीज का प्रोडक्शन होगा। अब इसमें ये रहा आपका साल्वेज का पाथवे। साल्वेज के पाथवे का स्टेप है ये, स्टेप नंबर ए है आपका फॉर्मेशन ऑफ AMP फ्रॉम एडिनिन, ठीक है। AMP फ्रॉम एडिनिन है तो रिएक्शन क्या होगा कि एडिनिन प्लस PRPP, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AMP प्लस PPI। एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है आपका, एडिनाइल फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। यहाँ पे हमने क्या लिया, एडिनिन ले लिया, PRP कन्वर्ट हो गया PPI में, और एंजाइम ले लिया हमने एडिनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, इसमें कन्वर्ट हो गया AMP, ठीक है। अब कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ IMP फ्रॉम हाइपोक्सजेंथिन, ठीक है। कहता है अब यहाँ पे क्या होगा कि IMP जो है वो IMP का फॉर्मेशन होगा किसका, हाइपोक्सजेंथिन से। अब देखो जैसे एडिनिन का फॉर्मेशन मतलब कि AMP का फॉर्मेशन हुआ किससे, एडिनिन से, वैसे ही IMP का फॉर्मेशन होगा हाइपोक्सजेंथिन से। कैसे होगा, तो यहाँ पे हमको क्या लेना होगा, PRPP जो कि सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा PPI में। बस हमको क्या देखना है कि हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पे यूज होगा। जब इसके प्रेजेंस में कन्वर्ट करवाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, IMP, ठीक है। देखो IMP से AMP पढ़ा था हमने, ठीक है, IMP से GMP पढ़ा हमने, ठीक है। अब IMP कैसे कन्वर्ट हुआ, तो हाइपोक्सजेंथिन के एंजाइम को लेके उसके लिए हमने क्या लिया, हाइपोक्सजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम लिया। अब इस एंजाइम के प्रेजेंस में हमने किस में कन्वर्ट करवा लिया, IMP। अब क्या होगा कि गुआनिन कन्वर्ट होगा किसमें, GMP में। कैसे होगा गुआनिन कन्वर्ट GMP में, तो इसके लिए आपको एंजाइम यूज करना पड़ेगा हाइपोक्सजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। दोनों का एंजाइम क्या है आपका, सेम है, सेम है। इसमें क्या होगा, PRP चेंज हो जाएगा PPI में और GMP आपका सिंथेसाइज हो जाएगा। तो यही है आपका साल्वे सिंथेसिस, जो आपका किससे था बताओ, फॉस्फोराइबोसाइलेशन ऑफ प्यूरिन बेस। इसमें हमने क्या किया, बेस, गुआनिन एडिनिन ये सब क्या है आपके बेसेस है, ठीक है। तो ये सारे हमने किससे लिया, बेस से किया सिंथेसाइज। अब दूसरा है आपका साल्वे रिएक्शन ऑफ फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड। तो अब प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड से हम क्या करेंगे, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, क्या मेनली न्यूक्लियोसाइड से
न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ठीक है। कहता है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्ट इनटू न्यूक्लियोटाइड बाय फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन के हेल्प से आप न्यूक्लियोसाइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, न्यूक्लियोटाइड में। जनरल रिएक्शन क्या होगा कि प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड प्लस एटीपी और कन्वर्ट हो जाएगा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में। एंजाइम कौन सा यूज होगा, काइनेज। तो ये रहा आपका प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड, ये रहा एटीपी, ये रहा एंजाइम काइनेज और कन्वर्ट हो गया किसमें, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में। तो ये था आपका प्यूरिन का मतलब सिंथेसिस, डेनेबो का और साल्वेज का। अब सेम चीज है किसमें, पायरिमिडीन में, ठीक है। दोनों आपको पढ़ना, प्यूरिन पायरिमिडीन दोनों का। अब हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।